ओके जी, लास्ट टाइम हमने हैज़र्ड्स के बारे में डिस्कशन की थी और हमने देखा था कि पाइपलाइन आर्किटेक्चर के अंदर 3 तरह के कुछ हैज़र्ड्स होते हैं। उसमें से एक का नाम था स्ट्रक्चरल हैज़र्ड, फिर डाटा हैज़र्ड और फिर कंट्रोल हैज़र्ड। और ये तीनों किस्म के ये इश्यूज़ हैं, बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं। हमने पहले सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर को पढ़ा, फिर हमने उसके अंदर प्रॉब्लम्स को हाइलाइट किया और फिर उसकी हमने अमेंडमेंट की। फिर हम मल्टी साइकिल डाटा पाथ की तरफ गए, फिर हमने उसमें प्रॉब्लम्स को हाइलाइट किया। हम फिर उससे बेहतर आर्किटेक्चर पाइपलाइन की तरफ आ गए हैं। अब हम पाइपलाइन के अंदर कुछ इश्यूज़ जो इस अभी तक जो हमने पढ़ा था उसके अंदर जो इश्यूज़ हैं, उनको पढ़ रहे हैं और फिर अब इन इश्यूज़ को पढ़ने के बाद, इसको डिटेल में डिस्कशन करने के बाद, फिर अब हम जाएँगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल हैज़र्ड है हमने डिस्कस किया है कि बेसिकली ये डायरेक्टली हार्डवेयर से रिलेटेड है, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल नहीं, हार्डवेयर से रिलेटेड है। और हार्डवेयर से रिलेटेड इस तरह से हमने कहा था कि जब 2 इंस्ट्रक्शंस एक ही वक़्त में या डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस सेम टाइम में सेम हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहेंगी, तो जब वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम सेम हार्डवेयर को सेम टाइम में एक्सेस नहीं कर सकती। तो सेम हार्डवेयर को या तो डिफरेंट टाइम में करें या डिफरेंट हार्डवेयर को सेम टाइम में करें। हमने ये कहा था कि अगर सेम टाइम में सेम हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, तो प्रॉब्लम है। दोनों चीज़ें सेम नहीं होनी चाहिए। या तो टाइम सेम ना हो या तो हार्डवेयर सेम ना हो। फिर हमने कहा कि अगर हम डिफरेंट सेम टाइम में डिफरेंट हार्डवेयर की तरफ जाएँ, तो इससे हमारा जो पर्पस था वो पूरा नहीं होता। हमारा पर्पस ये था कि हमने जिस हार्डवेयर को अट्रैक्ट करना है, जिस हार्डवेयर से हमने वैल्यू लेनी है, डाटा एक्सेस करना है, हमें तो वही हार्डवेयर चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मुझे कोई एक हार्डवेयर से डाटा या एक पोर्शन से मुझे डाटा को एक्सेस करना है, मैं कहूँ कि यार ये तो कोई और इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रही है, उसकी भी रिक्वेस्ट आई हुई है, चलो मैं कहीं और दूसरे पोर्शन से कोई और डाटा एक्सेस कर लूँ। ऐसा नहीं है। बल्कि मुझे जो डाटा चाहिए होगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, वही रिक्वायरमेंट मुझे पूरी करनी है। तो इट मीन्स आई कांट एक्सेस द अदर पोर्शन ऑफ द हार्डवेयर। अगर मेरी रिक्वायरमेंट जो भी हार्डवेयर है या हार्डवेयर का पोर्शन है, तो अगर मैं उसको एक्सेस नहीं करता, कहीं और को करता हूँ, किसी और पोर्शन को करता हूँ, किसी और हार्डवेयर को एक्सेस करता हूँ, तो इससे जो पर्पस है मेरा वो पूरा नहीं होगा। इसका मतलब है कि सेम टाइम पे डिफरेंट हार्डवेयर का जो ऑप्शन था ना, ये तो यूज़ नहीं हो सकता। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज़ दैट के डिफरेंट टाइम पर सेम हार्डवेयर को यूज़ कर लिया जाए। मतलब ये कि अगर 2 इंस्ट्रक्शंस एक ही हार्डवेयर को सेम हार्डवेयर को अप्रोच कर रही हैं, सेम पोर्शन को अप्रोच कर रही हैं एक्सेस करने के लिए, तो उस एक्सेस करने के लिए हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि अब हम ये कह सकते हैं कि अगर एक इंस्ट्रक्शन एक्स टाइम में या टी टाइम में, अगर पहली इंस्ट्रक्शन टी टाइम में चाह रही है कि वो एक्सेस करे, तो हम t+1 टाइम यानी कि उससे नेक्स्ट टाइम में किसी दूसरी इंस्ट्रक्शन को वही हार्डवेयर यूज़ करवा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंस्ट्रक्शन पहले आए, वो अपने हार्डवेयर जो भी उसका था, वो सिस्टम था, वो उसको यूज़ करे, उसे एक्सेस करे और जब वो उससे पोर्शन से डाटा को एक्सेस कर ले, तो फिर उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन आए और वो एक्सेस कर ले। इस तरीके से थोड़ा-सा हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा-सा डिले डालना पड़ेगा और इस डिले या वेट को हमने कहा था कि स्टॉल होता है ये, इसको हम कहते हैं स्टॉल डालना या बबल इंट्रोड्यूस करवाना। तो ये बबल इंट्रोड्यूस करवाना या स्टॉल इंट्रोड्यूस करवाने से ये होगा कि हमें थोड़ा-सा वेट ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन हमारे जो काम है वो बिल्कुल वही होंगे, जो रिक्वायरमेंट है, हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएँगी और हमारा जो हार्डवेयर का इश्यू था ये एक्सेस करने का, वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चरल हैज़र्ड का जो इश्यू है वो सेम टाइम में सेम हार्डवेयर को यूज़ करना है। तो क्लास ये ना आप लोग ट्राई किया करें, ये लिख लिया करें, ठीक है? जब चीज़ों को बिल्कुल समराइज़ किया जाता है ना, तो समराइज़ जब होती है तो उस समरी को लिख लिया करें। ये आपके लिए बड़ी अच्छी और फ़ायदा होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी और बाय कॉन्सेप्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं चीज़ें। अच्छा, अब होता ही है कि स्ट्रक्चरल हैज़र्ड हमने बता दिया सेम टाइम पे सेम हार्डवेयर का यूज़ होना इज़ अ स्ट्रक्चरल हैज़र्ड और इसका सॉल्यूशन बता दिया स्टॉल इंट्रोड्यूस करवाना या बबल इंट्रोड्यूस करवाना। इसका मतलब क्या स्टॉल बबल का वेट स्टेट इंट्रोड्यूस करवाना। अब आ जाता है जी डाटा हैज़र्ड। डाटा हैज़र्ड क्लास हमने डिस्कस किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक इंस्ट्रक्शन का जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है
वो किसी दूसरी इंस्ट्रक्शन का सोर्स रजिस्टर के तौर पे यूज हो जाए, और अभी जो पहली इंस्ट्रक्शन है जिसका डेस्टिनेशन रजिस्टर एज ए सोर्स यूज हुआ है, वो इंस्ट्रक्शन अभी पाइपलाइन के अंदर ही है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई। इसका मतलब है अभी उस इंस्ट्रक्शन ने डाटा को राइट बैक नहीं किया, अभी हमारा उसने जो रजिस्टर्स हैं उस रजिस्टर्स को अपडेट नहीं किया, और अपडेट अभी रजिस्टर नहीं हुए, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमें रिक्वायर हो गया, तो ऑब्वियसली अपडेटेड डाटा तो हमें नहीं मिलेगा। तो अगर हमें अपडेटेड डाटा नहीं मिलेगा तो हमारा जो लॉजिकल जो इश्यूज हैं वो क्रिएट होंगे। तो इस तरीके के जो हैजर्ड होते हैं वो डाटा हैजर्ड में आते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये भी अभी हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर आ जाते हैं जी कंट्रोल हैजर्ड। कंट्रोल हैजर्ड एक स्पेशल केस है जो कि ब्रांच या प्रोग्राम काउंटर को जब अपडेट किया जाता है, जब भी प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना होगा तो तब ये जो हमारे पास हैजर्ड है ये अकर होते हैं। अब होता यह है कि फॉर एग्जांपल ब्रांच के केस से जरा इसको समझना आसान है। तो हमने कहा था कि ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन आती है और वो कहता है कि अगर ब्रांच इक्वल हो जाए तो फिर ऑब्वियसली वो कि कोई एक एड्रेस दिया जाता है जिस एड्रेस पे जंप करके के जाना होता है। अब अगर ब्रांचेस हमारे पास दोनों सेम है, इक्वल है, तो ही जंप होगा, अगर इक्वल नहीं है तो जंप नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के आ जाने का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि अब जंप जो है वो कंफर्म हो गया, बल्कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के आने के बाद ब्रांच की कंडीशन ट्रू होने पर जंप का लगना और जो है उस एड्रेस पे जंप कर जाना वो फिर कंफर्म होता है। इसका मतलब है सिर्फ ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन लिख देने से आपका जंप लग जाएगा ये कंफर्म नहीं है। ये डिपेंड करता है उन दो ब्रांचेस पर या उन दो रजिस्टर्स की वैल्यू पर, जो दो रजिस्टर आप ब्रांच इक्वल में चेक कर रहे हैं। अगर वो इक्वल हुए तो जंप करेंगे, अगर इक्वल ना हुए तो वो जंप कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडरस्टूड नहीं होता जंप, हो भी सकता है जंप नहीं भी हो सकता। इसका जो दूसरी बात है वो ये है कि प्रोग्राम काउंटर ब्रांच के केस के अंदर हो सकता है कि ब्रांच के टारगेट एड्रेस जो कैलकुलेट करना है उस पे अपडेट होगा, या वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो नॉर्मली हो रहा होता है PC+4 वाला एड्रेस उससे अपडेट हो रहा होगा। तो ये अभी क्यूरी होती है, एम्बिग्यूटी होती है। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन कब कंफर्म होती है? ये कंफ्यूजन कंफर्म हो जाएगी आपके थर्ड साइकिल में, और वो जो थर्ड साइकिल है आपका वो एग्जीक्यूशन का साइकिल होता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होती है, फिर डिकोड और फिर एग्जीक्यूशन होती है। तो एग्जीक्यूशन में जा करके ये दोनों रजिस्टर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन के साथ अगर जीरो फ्लैग भी ऑन हो जाए तो फिर ब्रांच जो है वो ट्रू हो गई, कंडीशन मीट कर गई, और अब जंप करना है ब्रांच के टारगेट एड्रेस पे। और अगर जीरो कंडीशन मीट नहीं करेगी तो फिर आपका जो जंप है इंस्ट्रक्शन बेस्ड नहीं होगा, बल्कि जो नॉर्मल हो रहा होता है जंप PC+4 का जंप, फिर वही जंप लगेगा। क्योंकि हमने कहा कि ब्रांच के केस में हमारे पास थर्ड साइकिल में जाकर के पता चलता है कि ब्रांच इक्वल है या नहीं है, तो तब ही हमारा जो है ना जी कंफर्म होगा कि हमने जंप करना है या नहीं करना। लेकिन क्योंकि हमें पता है पाइपलाइन के अंदर जब एक इंस्ट्रक्शन एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जाती है तो वो जो साइकिल छोड़ के जाती है तो प्रीवियस साइकिल में प्रीवियस कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन जब फैच हुई थी उसके बाद उसने डिकोड होना है। जैसे ही ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन डिकोड की तरफ जाएगी तो फैच उससे बिल्कुल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ने फैच हो जाना, और जैसे ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन डी कोड के बाद एग्जीक्यूशन में जाएगी तो उससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी वो फैच से डी कोड में आ जाएगी और एक और इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि थर्ड साइकिल में जाकर के पता चलता है कि ब्रांच इक्वल है या नहीं है, तो थर्ड साइकिल तक जाते जाते दो इंस्ट्रक्शन हमारे पास फैच हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब ये वो दो इंस्ट्रक्शन है जो पता नहीं फैच होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तो ब्रांच इक्वल है तो फिर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। फिर तो जो आपके पास जंप वाला एड्रेस है लूप का या लेबल का, वो फैच होना चाहिए था ब्रांच के फौरन बाद। लेकिन अगर ब्रांच की कंडीशन मीट नहीं करती फिर तो ठीक हुई है। अगर ब्रांच इक्वल नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली ब्रांच इक्वल के बिल्कुल नीचे जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वही फैच होगी, और फिर उसके नीचे जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वही फैच होगी। लेकिन अगर वो इक्वल हो जाती है तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन फिर फैच नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांच के केस में थर्ड साइकिल तक जाते जाते दो इंस्ट्रक्शंस जो कि रॉन्ग एड्रेस की इंस्ट्रक्शन होती है, जो कि शायद फैच नहीं होनी चाहिए थी, वो फैच हो चुकी होती है। तो वो जो दो साइकिल है हमारे पास, ठीक है, ब्रांच के फौरन बाद दो साइकिल जो है वो रॉन्ग इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं। इसका मतलब ये है
कि अगर हम 2 साइकिल वेट कर लें, ब्रांच के इंस्ट्रक्शन लिखें और जैसे ही हम देखें कि ब्रांच का इंस्ट्रक्शन आती है, तो ब्रांच के इंस्ट्रक्शन आने के बाद इंस्ट्रक्शन जब ब्रांच की फेच होगी, जैसे इंस्ट्रक्शन ब्रांच की डी कोड होगी, तो डी कोड में ब्रांच का जो ओप कोड है वो कंट्रोल यूनिट के पास चला जाएगा। कंट्रोल यूनिट को ये पता चल जाएगा कि ब्रांच इक्वल की कंडीशन इंस्ट्रक्शन आई है, लेकिन वो ब्रांच इक्वल है या नहीं वो तो एग्जीक्यूशन में जाके पता चलेगा। लेकिन दूसरे स्टेप में डी कोडिंग के अंदर ये पता चल जाएगा कि ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन है। तो इस सिनेरियो के अंदर जब के हमें ब्रांच का पता चल जाएगा, तो हम फौरन से 2 साइकिल वेट कर लें। 2 साइकिल वेट का मतलब वेट क्लास, अब मुझे आप बताएं, अगर मुझे वेट करना होता है तो मैं टेक्निकली मुझे वो वर्ड बताएं जो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी वेट करना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चीज इंट्रोड्यूस करवानी है। बिल्कुल नोमान रऊफ, बिल्कुल वेरी गुड। जी फहद जमशेद, अब्दुल्ला उस्मान, वेरी गुड। जी मोहम्मद कामरान, बिल्कुल ठीक। जी क्लास, बाकी लोग। अरसलान, मुजतबा, हाफिज, अब्दुल वाजिद, सुफियान, हमजा अली, उमैर अब्बास, अरबाज, हम्माद। ओके जी, आप लोगों ने देखा कि वेट स्टेट जब करवानी होती है तो इसका मतलब है कि कंट्रोल हैजर्ड के अंदर कितने स्टॉल डालेंगे। वेरी गुड नोमान। ये क्लास कंट्रोल हैजर्ड के अंदर जब ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आ जाए तो कितने स्टॉल डलेंगे। ऑब्वियसली उतने स्टॉल डलेंगे जितनी रॉन्ग इंस्ट्रक्शन फेच हो गई हैं। तो 2 इंस्ट्रक्शन रॉन्ग फेच हुई हैं तो दोनों ही नहीं होनी चाहिए थी, तो 2 स्टॉल डलेंगे जी, वेरी गुड। ओके जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चरल हैजर्ड का जो सोल्यूशन है वो सिंगल स्टॉल है, और जो कंट्रोल हैजर्ड का सोल्यूशन है वो 2 स्टॉल है। अच्छा, 2 स्टॉल क्यों है, पहले बात याद रख ले, क्योंकि एग्जीक्यूशन में पता चलता है और एग्जीक्यूशन थर्ड साइकिल है, इसलिए 2 स्टॉल लग रहे हैं। एग्जीक्यूशन तीसरे नंबर पर है, इसीलिए 2 स्टॉल लग रहे हैं। और अगर एग्जीक्यूशन चौथे नंबर पे होती है, अगर ऐसा आर्किटेक्चर होता तो कितने लगते जी स्टॉल। बिल्कुल नुमान रहो, वेरी गुड यार। जी जी बिल्कुल, सुफियान एंड जिक्रिया। जी जमशेद। ओके जी, आगे चलते हैं। मुश्तबा फरीद ठीक बता रहे हैं, हमें अब समझ आ गई। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डाटा हैजर्ड का सोल्यूशन रह गया कि डाटा हैजर्ड कैसे रिमूव होगा। हमें स्ट्रक्चरल हैजर्ड का भी पता चल गया, हमें कंट्रोल हैजर्ड का भी सोल्यूशन का पता चल गया, लेकिन अभी हमें जो सोल्यूशन नहीं पता चला वो डाटा हैजर्ड का नहीं पता चला, वो देखते हैं जी। ये देखें क्लास कि आपके पास डाटा मेमोरी और इंस्ट्रक्शन मेमोरी हाईलाइट कर दी है ब्लू लाइन में। और बस द प्रॉब्लम हियर, आप लोगों को पता है इसकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि जी सेम टाइम है, एक क्लॉक साइकिल है और उसी टाइम में सेम हार्डवेयर अगर यूज हो रहा है तो। ये देखें क्लास, यहाँ पर जैसे ये आप देखें इंस्ट्रक्शन 1 2 और ये 3 इंस्ट्रक्शन है। जो थर्ड इंस्ट्रक्शन आई है ना, इस थर्ड इंस्ट्रक्शन को अब फेच नहीं होना चाहिए। हमने कहा ना कि हम एक स्टॉल इंट्रोड्यूस करवा देंगे, और जब स्टॉल इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास जो है ना जी एक ये चीज आ जाएगी कि इस इंस्ट्रक्शन की जगह पे हम स्टॉल का मतलब वेट स्टेट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अच्छा, अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन 1 और 2 है और इंस्ट्रक्शन 1 और 2 के बाद इंस्ट्रक्शन 3 है और इंस्ट्रक्शन 3 भी उसी जो है कि वो हार्डवेयर को यूज कर रही है जो कि इंस्ट्रक्शन 1 यूज कर रही थी लोड की। अच्छा, अब आप देखिए क्लास
कि हमने कहा कि डिफरेंट टाइम में सेम हार्डवेयर यूज कर लो, तो हमने कहा वेट स्टेप। तो यहाँ पर अब इंस्ट्रक्शन 2 की जगह पे हमने के बाद इंस्ट्रक्शन 3 की जगह पर जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस इंस्ट्रक्शन को हमने वेट करवाना है कि इस साइकिल में जो मेमोरी के नीचे मेमोरी आ रही है यहाँ ना आए, बल्कि उससे अगले साइकिल रजिस्टर के नीचे मेमोरी आ जाए, एक साइकिल वेट कर ले। तो आप देखें क्लास यहाँ पर अब ये देखें जरा, इंस्ट्रक्शन 1 2 के बाद इंस्ट्रक्शन 3 आना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, स्टॉल डाल दिया, और अब ये पूरा एक स्टॉल आ गया। ठीक है, अब इस जगह पर जहां पर आपके पास पहला स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर आपके पास इंस्ट्रक्शन फैच हो रही थी, अब इसके बाद यहाँ पर नहीं हो रही, बल्कि इससे अगले साइकिल में इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है। जी क्लास समझ आइए कि एक साइकिल आगे चला गया काम। तो स्टॉल डालना हो तो आपने ऐसे पूरा जो है ना वो साइकिल का ऐसे स्टॉल लिख देना है, और फिर उससे नीचे वाली इंस्ट्रक्शन में फिर आपको एक स्टेप छोड़ना होता है, तो फिर आपके पास वो अगले साइकिल में जाके इंस्ट्रक्शन फैच हो जाती है। ओके जी, गुड नुमान रूफ जी। क्लास समझ आ गई है जी तमाम लोगों को? अब्दुल्ला, उस्मान एंड मोहम्मद कामरा ठीक हो गया। अली अब्बास नकवी, ओके जी। ये देखें जी क्लास, क्लियर नजर आ रहा है आपको ये डायग्राम क्लास? अच्छा, अगर आप देखें लोड की इंस्ट्रक्शन, तो वो थी डायग्राम आपके पास, वो लाइनें दिखा बना के आर्किटेक्चर की ना तकरीबन इस तरह से, और बॉक्सेस की ब्लॉक डायग्राम टाइप थी। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ हमने लिखा हुआ है, ठीक है, और यही इंस्ट्रक्शन काफी है यार। अच्छा जी क्लास, अगर आप देखें कि पहले इंस्ट्रक्शन जो लोड लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन नंबर लिखा हुआ है, और इंस्ट्रक्शन नंबर के साथ ही 1 2 3 एक काउंटिंग लिखी हुई है। ये काउंटिंग बेसिकली क्लॉक साइकिल है कि पहला क्लॉक साइकिल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फिर लोड के इंस्ट्रक्शन हुई है पे आप देखें कि इंस्ट्रक्शन पहले फैच हुई है, फिर डी कोड है, फिर एग्जीक्यूशन मेमोरी, और फिर राइट बैक। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन i+1, यानी कि जो पहले इंस्ट्रक्शन है उससे +1 एक और इंस्ट्रक्शन, जो कि PC+4 नॉर्मली होती है, हर इंस्ट्रक्शन दूसरी इंस्ट्रक्शन से PC+4 के डिफरेंस पर, एड्रेस के डिफरेंस पर पड़ी होती है। i+1 इंस्ट्रक्शन आई, तो हमें पता है कि जब पहले वाले इंस्ट्रक्शन फैच के बाद जब डी कोड होगी ना, तो डी कोड के दौरान दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है, उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हो सकती है। तो क्लास हम देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन जब डी कोड हुई तो उसी वक्त दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या हो रही है, फैच हो रही है। फिर इसी तरह ये फैच, डी कोड, एग्जीक्यूशन मेमोरी और राइट बैक तक, ये 5 साइकिल पूरे होंगे इसके। फिर उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कब फैच होगी, जब इससे पहले वाली इंस्ट्रक्शन, यानी कि i+2 तब फैच होगी जब i+1 इंस्ट्रक्शन डी कोड हो रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब वो वाली इंस्ट्रक्शन डी कोड हुई तो उसके नीचे ये फैच होगी, और फिर इसने 5 साइकिल पूरे किए। फिर क्लास हमने क्या किया था, एक स्टॉल इंट्रोड्यूस करवाया था इसके बाद, फौरन बाद। तो आप देख सकते हैं कि अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कब फैच होनी है, जब इससे पहले वाली इंस्ट्रक्शन ने डी कोड होना था। अब हमने कहा कि अब वो डी कोड नहीं, उस जब वो डी कोड हो रही होगी उससे पहले वाली इंस्ट्रक्शन, तो अब हम फैच नहीं करेंगे बल्कि वेट करेंगे उस टाइम पे। तो हमने यहाँ पे स्टॉल लिख दिया क्लास, ये देखिए ये स्टॉल लिख दिया, बल्कि उससे नेक्स्ट साइकिल में, यानी कि 4th साइकिल में नहीं होगी, बल्कि 5th साइकिल में फैच होगी। तो आप देख सकते हैं कि एक साइकिल का ये स्टॉल आ गया, या तो आप पूरी लाइन पे ऐसे स्टॉल लिख दें, तब भी ये उसी का यही मतलब है। फिर आप यहाँ पर एक लाइन नीचे आप यहाँ पर आगे फैच लिख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन साइकिल वही पांचों ही बन रहा होगा, ठीक है। या आप सिंपल ऐसे स्टॉल लिख दें और उससे नेक्स्ट में आप फैच लिख दें, तब भी ठीक है, तब भी कोई इशू नहीं है। तो ये वाला मेथड भी बिल्कुल ठीक है। तो आपने स्टॉल लिखा, यानी कि 4th साइकिल में i+3 ने वेट किया, और 5th साइकिल में जाके वो फैच हुई, और फिर आगे 5 साइकिल। फिर सेम इसी तरीके से i+4, जब ये i+3 डी कोड हो रही होगी तो ये फैच हो रही होगी। इस तरीके से तमाम इंस्ट्रक्शन ऐसे कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। जी क्लास क्लियर है जी ये कॉन्सेप्ट? चलें जी, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं जी। ओके जी, ठीक हो गया जी, थैंक यू। अच्छा क्लास, अब एक चीज ये देखें कि स्टॉल जो है बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जी नो ऑपरेशन, कि उस साइकिल में नो ऑपरेशन वाला काम जो है वो करवा दे।
मतलब ये कंट्रोल यूनिट अब ऐसे कंट्रोल सिग्नल जनरेट करे कि आपका जो पाइपलाइन है उस साइकिल के अंदर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए स्टक हो जाए, ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए वो रुक जाए, फैचिंग ना हो, ठीक है, फैचिंग को रोक दिया जाए, तो नो ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया जाए नए इंस्ट्रक्शन के लिए। ये छोड़िए जी, अब डाटा हैजर्ड की तरफ आ जाए। अब डाटा हैजर्ड क्या होता है क्लास, अगर आप ये देखें, कंसीडर दिस एग्जांपल, ये आपको नजर आ रहा होगा और आपको कोड नजर आ रहा होगा बिल्कुल नीचे बॉटम लेफ्ट पर। तो अगर आप देखें तो इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड और एक्सॉर ये इंस्ट्रक्शंस गिवन है। और अगर आप गौर करें तो आपको पता है कि जी ऐड का जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो R1 है, और यही R1 रजिस्टर इज द सोर्स RS, ठीक है, RS ऑफ सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन। फिर RS है एंड का, फिर RS है आपके और का, और फिर RS ही आपके एक्सॉर का, RT भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही सोर्स रजिस्टर है, RS या RT। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पहली इंस्ट्रक्शन है, इस पहली इंस्ट्रक्शन का जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो उससे जो वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके सोर्स रजिस्टर के इक्वल है। ये समझ आइए जी बात, और सोर्स में RS के इक्वल है, ठीक है, नॉट RT, RT के इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, अब बात समझने वाली ये है कि हमें पता है कि जब एक इंस्ट्रक्शन राइट बैक यानी कि अपने 5 साइकिल पूरे कर लेगी तो फिर जाकर के वो अपने डेस्टिनेशन रजिस्टर को अपडेट करेगी। ये बात क्लियर है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर अपने डेस्टिनेशन रजिस्टर को अपडेट करना चाहती है तो वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ही अपने डेस्टिनेशन रजिस्टर को अपडेट कर सकती है। ये बात समझ में आई जी? ये तो अंडरस्टूड है ना कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर अपडेट करना है अपने डेस्टिनेशन को तो अपना डेस्टिनेशन रजिस्टर वो 5 साइकिल अपने पूरे यानी कि इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तभी उसका अपडेट जो डेस्टिनेशन रजिस्टर वो अपडेट होगा। ओके जी, अब ये जो इंस्ट्रक्शन ऐड की इंस्ट्रक्शन है, ये ऐड की इंस्ट्रक्शन अब डी कोड हो रही थी कि आपके पास जो सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है ये फैच होगी, ठीक हो गया। अब ये ऐड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में है कि सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन डी कोड हो गई है। अभी ऐड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन से आगे की तरफ डाटा ट्रांसमिट कर रही है कि आपके पास जो सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूशन में आ गई। अब एग्जीक्यूशन में आने के बाद आपको R1 और R5 का वो डाटा चाहिए जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो R1 का ये वो डाटा जो ऐड की डेस्टिनेशन के बाद अपडेट हुआ है, यानी कि ऐड इंस्ट्रक्शन का जो फाइनल रिजल्ट है वो, और R5 का जो रजिस्टर 5 का जो डाटा है ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन में होंगे। इसका मतलब एग्जीक्यूशन के अंदर आपको सब्ट्रैक्ट के अंदर जो डाटा चाहिए वो अपडेटेड डाटा चाहिए। सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको जो डाटा चाहिए वो अपडेटेड डाटा चाहिए। और अब अभी आपके पास जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूशन के बाद, क्योंकि ये मेमोरी का तो पोर्शन इसमें यूज नहीं होता लेकिन इसका डाटा ट्रेवल कर रहा होता है, और वो डाटा ट्रेवल करके जो है एग्जीक्यूशन मेमोरी से मेमोरी राइट बैक वाला जो पाइपलाइन रजिस्टर है उस तरफ जा रहा होता है। अब इस दौरान क्या है कि इस दौरान आपके पास जो डाटा है वो अपडेटेड नहीं है और आपके पास हैजर्ड डिक्लेयर हो चुका, ठीक हो गया, क्योंकि आपके पास अपडेटेड डाटा नहीं मिला R1 का, तो आपके पास जो रिजल्ट आप चाह रहे थे अपडेटेड वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, पहली बात। अब दूसरी बात ये देखें कि अब ऐड की इंस्ट्रक्शन राइट बैक में आ गई है और सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन अब एग्जीक्यूशन वाले प्रोसीजर से बाहर निकल के दूसरे स्टेप में आ गई है, नेक्स्ट स्टेप में, और एंड की इंस्ट्रक्शन अब एग्जीक्यूशन में आ गई है। अब एंड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में है, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन से बाहर निकल चुकी है, और ऐड की इंस्ट्रक्शन राइट बैक वाले पोर्शन में है। तो क्लास मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ऐड की इंस्ट्रक्शन अभी राइट बैक करेगी, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन राइट बैक में एंटर होगी, ऐड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कर रही है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि क्या ये जो हैजर्ड है सिर्फ सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन के साथ है या एंड की इंस्ट्रक्शन के साथ भी हैजर्ड डिक्लेयर हो चुका है?
जी जुबैर, जिक्रिया, कामरान हो सकता है नहीं, इस एग्जांपल के अंदर है। ओके जी, एंड के साथ तो है। अब सबके साथ वाली बात किसने लिखी है जी? ये फहद जमशेद। अभी देखते हैं जरा सबके साथ है या नहीं। अभी एंड तक का तो कंफर्म है ना। ओके क्लास। अच्छा, अब ये जरा देखें इसी सिस्टम को कि ऐड की इंस्ट्रक्शन राइट बैक अपने फाइनल स्टेज में है। अभी वो राइट बैक अपडेट कर रही है कि एंड की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन में वो चीज चाहिए। एंड के साथ भी हैजर्ड है, सबट्रैक्ट के साथ भी हैजर्ड है। अब आ जाते हैं और। जब एंड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में है तो और की इंस्ट्रक्शन उस वक्त डी कोडिंग स्टेज में होगी। अब वो R1 को डी कोड करेगी और R1 के उस डाटा को डी कोड करना चाहेगी जो डाटा आपकी ऐड इंस्ट्रक्शन ने अपडेट किया है। तो क्लास मुझे बताइएगा, सेम टाइम में डी कोडिंग भी हो रही है और सेम टाइम में राइट बैक भी हो रही है, तो हैजर्ड है। और की इंस्ट्रक्शन उस R1 के डाटा को रीड करना चाह रही है जिस R1 के डाटा को ऐड की इंस्ट्रक्शन ने राइट करना है। नोमान, रऊफ, हाफिज मोहम्मद, अब्दुल वाजिद एंड जिक्रिया, जरा गौर करो। फहद जमशेद, रीजन लिखो। मैंने क्लास आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था और डिटेल में ये बताया था कि क्योंकि मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ जरा। शायद क्लास आप लोगों को मैंने एक बात ये बताई थी कि जो फैचिंग होता है वो अगर 2 नैनो सेकंड ले रहा है, एग्जीक्यूशन 2 नैनो सेकंड ले रहा है, मेमोरी 2 नैनो सेकंड ले रहा है, तो डी कोडिंग 1 नैनो सेकंड लेता है और राइट बैक भी 1 नैनो सेकंड लेता है। अब दोनों रजिस्टर्स में होती हैं। तो रजिस्टर में पहले वाला जो नैनो सेकंड है या पहला हाफ साइकिल है उसमें राइट हो चुका होता है और रीडिंग बाद में होती है। इसका मतलब है डी कोडिंग बाद वाले जो है वो टाइम में होती है और पहले वाले टाइम के अंदर राइट हो चुका होता है, यानी कि अपडेट डाटा हो चुका होता है राइट बैक में, और उसी साइकिल में अगर रीड करना होता है तो फिर वो रीड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि और ने R1 का जो डाटा रीड करना है, ऐड ने वही डाटा राइट करना है। इसका मतलब है R1 पहले नैनो सेकंड में राइट हो जाएगा और दूसरे नैनो सेकंड में जा करके और के अंदर वो डी को डाटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम टाइम में, मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास, अगर सेम टाइम में जो है वो राइट बैक भी हो रहा हो और डी कोड भी हो रहा हो, ये दोनों काम अगर आपके सेम टाइम में हो रहे हो तो सेम टाइम में ये दोनों काम हो सकते हैं, क्योंकि पहले हाफ साइकिल में राइटिंग होती है, राइट होता है, अपडेट डाटा होता है, और दूसरे हाफ साइकिल में, बाद वाले हाफ साइकिल में डाटा रीड होता है। तो पहले जो राइट हो चुका है वो रीड हो सकता है बाद में। बात समझ में आई है जी? अगर समझ आ गई है तो अब बताएं, क्या और के साथ ऐड का हैजर्ड है? नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर और के साथ नहीं है तो क्या उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जॉर है उसके साथ बनेगा? क्योंकि उस वक्त तक तो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो चुकी है, R1 डाटा अपडेट हो चुका है जब ये फैच हुई है। ओके जी, इसका मतलब है जिसने वो कहा था सबके साथ है, तो बाय कॉन्सेप्ट हमने देखा तो ये सबके साथ नहीं है हैजर्ड, ठीक है। हाईलाइट किया है, हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि इसका जो बेसिक फिनोमिना हमारे पास था डाटा हैजर्ड का, वो यही था कि एक इंस्ट्रक्शन का डेस्टिनेशन अगर बाकी इंस्ट्रक्शन के सोर्स के इक्वल हो जाए तो हैजर्ड होता है। लेकिन अब हमने देखा कि हैजर्ड कब कब हो सकता है, अगर पहले वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद जो उसका डाटा आया है उसके डाटा को अगर उसने जो है वो अपडेट करवाना है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में,
तो तब हैजर्ड हो सकता है, या जब तक वो इंस्ट्रक्शन डी को राइट ना कर दे तब तक हैजर्ड आ सकते हैं। तो राइट करते हुए देखेंगे कि राइट करते हुए भी सिर्फ उस के साथ हैजर्ड होगा जो डी कोडिंग यानी कि एग्जीक्यूशन वाले स्टेज में होगा। और अगर कोई जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो डी कोड हो रही है और उसी टाइम में आपके पास डाटा भी राइट हो रहा है तो उसके साथ हैजर्ड नहीं होगा। ओके जी क्लास। अच्छा अभी क्लास जरा गौर से देखें, आपके पास ऐड की इंस्ट्रक्शन है, ये फैच हुई, मेमोरी वाला पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये बहुत गौर से समझने वाली बात है, तो आप जरा ये समझ लीजिएगा, ठीक है। R1, R2, R3, R2 और R3 सोर्स वैल्यूज हैं, तो आप देख सकते हैं कि डिकोडिंग के बाद ये ऊपर वाली लाइन RS की होती है, नीचे वाली लाइन RT की होती है, तो ये R2 और R3 वाली लाइन है जी, ठीक है। R2 और R3 ये दोनों ALU में जाके ऐड हो रही हैं, और ALU में जाकर के ऐड होने के बाद जो आपके पास ये डेस्टिनेशन रजिस्टर नजर आ रहा है, ये डेस्टिनेशन रिजल्ट नजर आ रहा है, ये रिजल्ट एक्चुअल में वो रिजल्ट है जो आपके पास फाइनल ऐड इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट होगा जो R1 में जाके स्टोर होना है। ये बात समझ में आ गई है कि ALU का जो रिजल्ट होता है यही वो वैल्यू है जिसने 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद जाकर के R1 के अंदर अपडेट होना होता है, ये वही वैल्यू है। समझ आ गया जी कि R2 और R3 आपके ALU में जाएंगे और ALU इनको ऐड करेगा, और जब ALU ऐड कर देगा तो ALU की एडिशन का जो रिजल्ट होगा बेसिकली ये वही रिजल्ट है जिसने चौथे और पांचवें साइकिल में जाकर के R1 रजिस्टर को अपडेट करना है। इसका मतलब ये है कि वो रिजल्ट जो मुझे पांचवें साइकिल में मिलेगा वो रिजल्ट अगर मैं गौर करूं तो मुझे तीसरे साइकिल में मिल गया, तीसरे साइकिल के फौरन बाद मिल गया मुझे, ठीक है ना। ये बात समझ में आई है कि वही रिजल्ट जो पांचवें साइकिल में मुझे जाकर के मिलना था वही मुझे तीसरे साइकिल एग्जीक्यूशन के फौरन बाद मुझे वो रिजल्ट मिल चुका है जी। ओके जी, अब उसके बाद देखते हैं कि जब दूसरी इंस्ट्रक्शन आई सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन, तो वो क्या हुआ, ऐड की इंस्ट्रक्शन जब डीकोड हो रही थी तो उस वक्त सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन फैच होगी, फिर वो डीकोड हुई, फिर एग्जीक्यूशन मेमोरी और राइट बैक। इसी तरीके से आपके पास हमने कहा कि ऐड की इंस्ट्रक्शन का जो हैजर्ड है वो सब्ट्रैक्ट के साथ भी है और एंड के साथ भी है, लेकिन और के साथ नहीं है, एक्सऑर के साथ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन क्लास ये है कि अगर हम गौर करें तो गौर करने के बाद हमें पता चलता है कि बेसिकली ऐड की इंस्ट्रक्शन का जो RD है डेस्टिनेशन रिजल्ट है वो सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन के RS के इक्वल है, RS के इक्वल है। अब क्लास मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि जो पहले ऐड की इंस्ट्रक्शन है वो किस साइकिल क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूशन हो रही है। पहले जो ऐड की इंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूशन है वो किस क्लॉक साइकिल में हो रही है, उसका नंबर बताएंगे जी। जिक्रिया बिल्कुल ठीक है जी, बाकी लोग जी क्लॉक साइकिल का नंबर बताना है कि किस नंबर में हो रही है, आपको देख के पता चल जाएगा जी। नोमान रऊफ ठीक है। अब्दुल वाजिद यार थोड़ा सा जरा गौर कर लो यार, थोड़ा सा जरा देख लो, जब देख लोगे तो मेरा ख्याल है पता चल जाएगा कि एग्जीक्यूशन किस साइकिल में आई है। ठीक है मोहम्मद कामरान, पहले साइकिल में फैच हो रहा है, मेमोरी लिखा हुआ है, दूसरे साइकिल में रजिस्टर लिखा हुआ है, डी कोड हो रहा है, तीसरे साइकिल में ALU एग्जीक्यूशन हो रही है, तो इसका मतलब है एग्जीक्यूशन तीसरे साइकिल में हो रही है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि थर्ड साइकिल में इसका रिजल्ट आया है, अगर थर्ड साइकिल में इसका रिजल्ट आया है तो सब्ट्रैक्ट की जो इंस्ट्रक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन किस साइकिल में हो रही है जी। उससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो किस साइकिल में हो रही है जी। जिक्रिया जुबैर एंड नुमान ठीक हो गया जी, फोर्थ साइकिल में हो रही है। क्लास मुझे ये बताओ कि थर्ड साइकिल में यानी कि जो पहले काम हो चुका है क्या वो आने वाले टाइम के लिए अगर मुझे यूज करना हो तो मैं कर सकता हूँ, थर्ड साइकिल के काम को फोर्थ साइकिल में यूज कर सकता हूँ।
पॉसिबल है ना कि पीछे जो काम हो चुका उसको अगर आगे यूज करना हो तो वो तो हो चुका है काम, उसको यूज किया जा सकता है। ओके, अगर किया जा सकता है तो इसको कहते हैं फॉरवर्डिंग। फॉरवर्ड करना यानी कि पिछले काम को आगे की तरफ फॉरवर्ड करना, तीसरे साइकिल का जो काम है उसको चौथे साइकिल की तरफ फॉरवर्ड करना। लेकिन क्या वो काम जो अभी चौथे साइकिल में होना है उसको मैं पहले कहीं पे यूज कर सकता हूँ? जो अभी होना है, हुआ नहीं है, क्या मैं उसको अगर पहले यूज कर रहा हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। यानी कि मैं फीडबैक नहीं कर सकता। यानी कि पहले वाली इंस्ट्रक्शन के चौथे साइकिल का काम दूसरे वाली इंस्ट्रक्शन के तीसरे साइकिल में मैं नहीं सेंड कर सकता। ठीक है, हाँ, तीसरे साइकिल का काम चौथे में, पांचवे में, छठे में वो में हम जो है वो सेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके जी। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं हार्डवेयर पर कोई लिंक इस तरह से बना दूं कि ALU पहले जो इंस्ट्रक्शन है उसके ALU का जो डेस्टिनेशन रजिस्टर, डेस्टिनेशन जो रजिस्टर का जो लाइन है आपको नजर आ रही है कि जिसपे रिजल्ट है, उसका जो लिंक है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो ALU है उसके RS और RT के साथ अगर जोड़ना हो और मैं जोड़ दूं, अगर मेरे पास इस तरह से लिंक क्रिएट हो जाए, एक डाटा बस ही बन जाए, और वो डाटा बस क्या करे कि पहले साइकिल का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है ये वही रिजल्ट है जो R1 में जाना है। अगर वो डाटा बस के थ्रू ट्रेवल करता हुआ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन है उसका जो ALU के RS के साथ या RT किसी के साथ भी हैजर्ड हो सकता है, तो इसकी जो कनेक्शन है, इसका कनेक्शन इन दोनों RS और RT के साथ हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास जो इश्यू आना आया है वो इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा? अगर डाटा बस के थ्रू डायरेक्ट ही डाटा भेज दिया जाए तो फिर तो हमें डाटा वही मिला ना जो R1 में जाना था डाटा। तो क्या ये इश्यू रिजॉल्व हुआ या नहीं? जी बिल्कुल, ये वो रिजॉल्व हो चुका है। ठीक हो गया। अब क्लास मुझे ये बताएं कि अब जब उससे नेक्स्ट साइकिल जब आएगा तो उससे नेक्स्ट साइकिल में एंड इंस्ट्रक्शन आएगी, और एंड इंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूशन हो रही है वो किस साइकिल, क्लॉक साइकिल में हो रही है जी? जी फिफ्थ साइकिल में होगा। और अगर फिफ्थ साइकिल में होगा तो उस वक्त ये ऐड की इंस्ट्रक्शन की का जो डाटा है, फाइनल डाटा जो है वो किस साइकिल में पहुंच चुका है? एग्जीक्यूशन के बाद वो मेमोरी वाले पोर्शन में आ गया ना। और अगर मेमोरी वाले पोर्शन में आ गया तो सबसे पहले वाली इंस्ट्रक्शन की मेमोरी वाला पोर्शन किस साइकिल में है जी? जी नोमान रोफ, ठीक। जिक्रिया ठीक कह रहे हो। जुबैर दोबारा से जरा देखो। फहद दोबारा से देखो जरा। मैंने कहा कि पहली इंस्ट्रक्शन का जो डाटा है एग्जीक्यूशन के बाद वो मेमोरी में जाएगा, और मेमोरी का जो साइकिल है वो कौन सा है? जी जुबैर एंड कामरान, फोर्थ साइकिल है जी। ठीक है, ये फोर्थ साइकिल है। यार आप लोगों को सामने नजर आना चाहिए यार, पहले साइकिल में मेमोरी है, दूसरा रजिस्टर है, तीसरा ALU, चौथा डाटा मेमोरी है, पांचवा आपके पास रजिस्टर है। ये तो हमने कोई मेरे ख्याल में 50 बार से भी ज्यादा जो है ना रिपीट की है बातें। तो बहरहाल ये फोर्थ साइकिल में है। और इस वक्त अब आपके पास जो अपडेटेड डाटा है वो फोर्थ साइकिल में है, लेकिन आपको ये जो डाटा एंड की इंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूशन है उसमें चाहिए। तो एंड की एग्जीक्यूशन जो है वो किस साइकिल में हो रही है? वो आपने बताया फिफ्थ साइकिल में हो रही है। तो फोर्थ साइकिल से डाटा फिफ्थ साइकिल में भेजा जा सकता है या नहीं? जो काम फोर्थ में हो चुका है वही फिफ्थ में अगर यूज करना है तो क्या किया जा सकता है? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो डाटा जो कि एग्जीक्यूशन मेमोरी में से निकल के गया था आगे पहले, अब वही डाटा मेमोरी राइट बैक वाले रजिस्टर में अवेलेबल है, और मेमोरी राइट बैक से ये डाटा ट्रेवल करेगा। और उस वक्त जो एग्जीक्यूशन हो रही होगी उस एग्जीक्यूशन में जो आपके पास RS या RT यूज हो रहा होगा, दोनों सोर्सेज यूज हो रहे होंगे, इन दोनों सोर्सेज के साथ इसका कनेक्शन हो जाएगा, और आपके पास वो अपडेटेड डाटा मिल जाएगा जो अपडेटेड डाटा आपको चाहिए था।
जी ये बात क्लियर हुई। ओके जी, अब आप देख सकते हैं कि मेमोरी के फौरन बाद एक लाइन रेड कलर की आपको नजर आ रही है, वो डाटा बस ही तकरीबन आप उसको समझे कि वहां से मेमोरी राइट बैक वाला जो आपके पास पाइपलाइन रजिस्टर है, वहां से एक लाइन डायरेक्ट ही ALU के उस सोर्स पर आ रही है जहां पर एरर है। तो इसकी वैसे कनेक्शन जो है वो RS और RT दोनों के साथ ही हो सकता है ये, तो इसका कनेक्शन दोनों के साथ ही होगा। फिर जहां भेजना होगा वहां भेज देंगे। और कैसे भेजते हैं डाटा, कैसे पता चलता है कि RS में जाएगा डाटा या RT में जाएगा, ये सारे डिस्कशन हम करेंगे। यहां तक क्लियर है जी क्लास, एंड इंस्ट्रक्शन तक? अब आ जाते हैं और इंस्ट्रक्शन। क्लास और इंस्ट्रक्शन में हमें हमें पता है कि इस वक्त ये डाटा अपडेट भी हो रहा है और रीड भी हो रहा है, तो इसमें हैजर्ड नहीं है। तो वो डाटा जो उस वक्त राइट होगा हाफ साइकिल में, वही डाटा रीड हो जाएगा नेक्स्ट हाफ साइकिल। तो इसमें ये जो रेड लाइन बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्ट दिखाई गई है, इसका सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद ये है कि सेम साइकिल में रीड और राइट हो रहा होता है, और सेम साइकिल में अगर राइटिंग हो रही हो और फिर उसी डाटा की अगर आपने रीड कर रहे हो तो आपके पास हैजर्ड नहीं होता। ठीक है, वो हाफ ऑफ साइकिल की वजह से। और उसके बाद एक्सॉर इंस्ट्रक्शन है, तो एक्सॉर इंस्ट्रक्शन का तो हैजर्ड है ही नहीं किसी के साथ। जी क्लास, ये बात क्लियर होगी जी, फॉरवर्डिंग का पता चल गया कि फॉरवर्डिंग होती है। और फॉरवर्डिंग हमारे पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, आ, और ये सोल्यूशन कब मिला, याद रखिएगा क्लास, ये सोल्यूशन तब मिला जब आपके पास आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है, कि जिसके बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट या फाइनल डाटा एग्जीक्यूशन के बाद आ जाता है। यानी कि ऐड की इंस्ट्रक्शन है, तो ऐड का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एग्जीक्यूशन के बाद आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट का फाइनल रिजल्ट एग्जीक्यूशन के बाद आ जाएगा। एंड का फाइनल रिजल्ट, और का, एक्सऑर का, ये ALU के फौरन बाद आ जाते हैं। ठीक है, और ALU के फौरन बाद आ जाते हैं, इसलिए सिंपल फॉरवर्डिंग से ये सोल्यूशन हल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि डाटा हैजर्ड में अगर आपका डाटा हैजर्ड किसी आर टाइप इंस्ट्रक्शन के साथ आया है, किसी आर टाइप इंस्ट्रक्शन की वजह से आया है, तो सिर्फ आर टाइप इंस्ट्रक्शन की वजह से आने के जो वजह है, उस वजह से आपके पास जो सोल्यूशन है वो सिंपल और सिंपल फॉरवर्डिंग है। तो सिंपल फॉरवर्डिंग करके आप इस डाटा हैजर्ड को, जो कि आर टाइप इंस्ट्रक्शन की तरह के या इस इंस्ट्रक्शन के साथ जो है ना जी आ रहा होता है, तो उसका जो सोल्यूशन है दैट इज फॉरवर्डिंग। कि आप देखें वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पर है, कैसे है, तो उसको ट्रैक करें, और ट्रैक करने के बाद उससे सिंपल फॉरवर्डिंग कर दें। और फॉरवर्डिंग करने के बाद आपके पास जो इश्यूज है डाटा हैजर्ड का, वो रिजॉल्व हो जाएगा। जी क्लास, क्लियर है जी ये बात? ओके जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे जी लोड वर्ड। अभी तक आर टाइप की इंस्ट्रक्शन के साथ डाटा हैजर्ड था ना, अब लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के साथ डाटा हैजर्ड आ गया। मेमोरी, अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं कि 0 × R2 है, इसका जो मेमोरी का जो डाटा है वो मेमोरी का डाटा R1 रजिस्टर में जा रहा है। वही R1 रजिस्टर जो है वो नीचे सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन, ऐड की इंस्ट्रक्शन और की इंस्ट्रक्शन के साथ हैजर्ड जो है क्रिएट कर सकता है। जी क्लास, समझ आइए जी बात? ये इंस्ट्रक्शन में हैजर्ड जो है वो लोड वर्ड के डेस्टिनेशन रजिस्टर का सब्ट्रैक्ट के RS के साथ, एंड के RS के साथ और के RS के साथ बजाहिर तौर पर नजर आ रहा है कि हैजर्ड है सबके साथ। अच्छा, मुझे क्लास बताइएगा, जैसे पहले ऐड की इंस्ट्रक्शन का जो फाइनल रिजल्ट था, जो कि आपके पास डेस्टिनेशन रिजल्ट में जाना होता है, डेस्टिनेशन रजिस्टर में जाना होता है, वो डाटा आपके पास ALU के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद आया था। लोड वर्ड के अंदर आप बेसिकली मेमोरी से डाटा एक्सेस करते हैं, और मेमोरी से जो डाटा उठाते हैं वो आपके रजिस्टर में जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि लोड वर्ड का जो फाइनल डाटा होगा, जो कि R1 में जाना होगा, वो कितने साइकिल में या किस साइकिल में जाकर के आपको पता चलेगा कि मेरे पास वो डाटा आ चुका है?
चलें जी, 4 साइकिल मेमोरी के बाद आएगा। इसका मतलब है कि फॉरवर्डिंग अगर पॉसिबल होगी तो एग्जीक्यूशन के बाद फॉरवर्डिंग पॉसिबल होगी या मेमोरी के बाद फॉरवर्डिंग पॉसिबल होगी? ओके जी, अब मुझे बताएं कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में है उस वक्त सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन कहां पर है? जी नुमान रो, ठीक है। जब आपके पास लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन मेमोरी में है उस वक्त सेकंड इंस्ट्रक्शन जो सब्ट्रैक्ट की है वो किस उसमें है जी, स्टेज पे? अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन मेमोरी वाली स्टेज पर है तो सब्ट्रैक्ट वाली इंस्ट्रक्शन उस टाइम पर कहां पर है जी? सामने नजर आ रहा है आपको? यार थोड़ा सा गौर करें यार, मैंने ये बात कही कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन जब डीएम है उससे नीचे सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है? अब इतना तो यार आप वो ना करें ना कि बिल्कुल ही जीरो हो जाए। जब लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन मेमोरी में है उस वक्त डी को एग्जीक्यूशन में है आपकी सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन। अब जो रिजल्ट मेमोरी स्टेज के बाद आना था, जो रिजल्ट मेमोरी की स्टेज के बाद आना था वो रिजल्ट हमें डी कोडिंग की स्टेज के फौरन बाद एएलयू की इनपुट में चाहिए। ये बात क्लियर है जी? जो रिजल्ट अभी मेमोरी के बाद आना है यानी कि फोर्थ साइकिल का रिजल्ट हमें थर्ड साइकिल में चाहिए। फोर्थ साइकिल का रिजल्ट हमें थर्ड साइकिल में चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो काम जो अभी फोर्थ साइकिल में होना है वो हमें थर्ड साइकिल में चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये रिजल्ट चाहिए तो मुझे एक साइकिल आगे जाना पड़ेगा, कम से कम एक साइकिल मुझे आगे जाना पड़ेगा कि मेरी एग्जीक्यूशन जो है वो मेमोरी वाले पोर्शन से अगले पोर्शन में हो, ताकि मेमोरी वाले पोर्शन से रिजल्ट पहले मिल जाए और उससे आगे वाले पोर्शन में जाकर के एग्जीक्यूशन हो। तो है बात ठीक, वरना ये मसला बन गया कि आप फ्यूचर वाला वर्क पास्ट में यूज नहीं कर सकते। हाँ, पास्ट वाला वर्क तो फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक साइकिल इसको कम से कम आगे लाना होगा। तो इसका मतलब है वो जो साइकिल आगे लाना होगा तो हम क्या करेंगे, एक साइकिल आगे एग्जीक्यूशन, जिस साइकिल में एग्जीक्यूशन हो रही है उसमें ना हो बल्कि आगे हो, तो क्या करेंगे? जी जुबैर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जिक्रिया ठीक कह रहे हैं जी। बाकी लोग जी, अगर मुझे एक क्लॉक साइकिल वेट करना होगा तो उस वेट करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, स्टॉल इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन में पहले सबसे पहले स्टॉल आएगा। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इंस्ट्रक्शन जहां पर अब फैच हो रही है यहाँ पर फैच नहीं होगी बल्कि इससे अगले साइकिल में फैच होगी, और डी कोडिंग जहां पर एएलयू लिखा हुआ है यहाँ पर डी कोडिंग आएगी, और एएलयू जहां पर डीएम लिखा हुआ है यहाँ पर आएगा। और आप देख सकते हैं कि फोर्थ साइकिल में जो है वो मेमोरी का जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा और वो फिफ्थ साइकिल में चाहिए, तो ये हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि डाटा हैजर्ड दो तरह के जो है ना इश्यूज क्रिएट करता है, एक तो आर टाइप के साथ और एक लो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है उसके साथ जो है ना ये हैजर्ड जो है ये डाटा हैजर्ड जो है ना दो तरीकों से इस तरह से आता है। तो पहला जो आर टाइप के साथ हैजर्ड है वो सिंपल फॉरवर्डिंग इज द सोल्यूशन। लेकिन अगर आपके पास आई टाइप का जो है ना हैजर्ड आ जाता है तो सिंपल फॉरवर्डिंग इज नॉट द सॉल्यूशन बल्कि स्टॉल प्लस फॉरवर्डिंग इज द सॉल्यूशन। स्टॉल डालेंगे पहले और फिर आप जो है ना फोर्थ साइकिल को फिफ्थ साइकिल में फॉरवर्ड करेंगे। ये क्लास समझ आ गई है? इसको समराइज मैंने करके बता दिया, समरी लिख लेना कि जो आपके पास स्ट्रक्चरल हैजर्ड है वो क्या है, आपके पास हार्डवेयर हैजर्ड है, सेम टाइम पे सेम हार्डवेयर का यूज करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, सिंपल स्टॉल। और जो डाटा हैजर्ड है वो दो किस्म का है, आर टाइप के साथ या आई टाइप के साथ। अगर आर टाइप के साथ है तो सिंपल फॉरवर्डिंग इज द सॉल्यूशन, और अगर आई टाइप मेमोरी रेफरेंस सेक्शन लोड वर्ड के साथ है तो स्टॉल प्लस फॉरवर्डिंग इज द सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं हम ये देखें क्लास, मेमोरी फैच डीकोड, और ये बबल आ गया आपके। बबल वैसे आप कभी भी जो है ना डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका होता है कि आप इस बबल को स्टार्ट में डाल लें, ठीक है? तो तब भी कोई इशू नहीं होता है, ठीक है? तब
जी क्लास, आपने एक जो है वो बबल इंट्रोड्यूस करवाया। आप देख सकते हैं कि आपके पास अब एग्जीक्यूशन जहाँ पे बबल लिखा हुआ है, ये सबसे ऊपर पहला बबल यहाँ पर थी। अब ये एलयू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आ गया और फोर्थ साइकिल वाला फिफ्थ साइकिल में डाटा को आप देख रहे हैं ट्रांसमिट भी हो रहा है। और बिल्कुल एंड की इंस्ट्रक्शन को भी हमने एक बबल इंट्रोड्यूस करवाया, और जैसे ही बबल इंट्रोड्यूस करवाया एक और, तो आपके पास जो रजिस्टर्स हैं जो डिकोडिंग करनी है, जिन्होंने या डाटा डिकोड होना है, वो डाटा डिकोड करेंगे। सॉरी, ये वो डाटा डिकोड करेंगे जो सबसे पहले वाले इंस्ट्रक्शन ने राइट कर दिया होगा। तो इसका मतलब है राइटिंग पहले हो जाएगी, डिकोडिंग बाद में हो जाएगी। देयर इज नो हैजर्ड विद एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब इसी तरीके से अब डिकोडिंग हो चुकी है, तो अब आपके पास जो है ना जी, आप डायरेक्ट ही इसको जो है ना जी, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जब डिकोडिंग होती है, जब पहली इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी तब ही आपके पास दूसरी इंस्ट्रक्शन फैच होगी। तो आप देख सकते हैं कि एंड की इंस्ट्रक्शन जब रजिस्टर लिखा हुआ है, डिकोड हुई है, उस वक्त आपके पास और की इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हो रही है। जी क्लास, किसी को डाटा हैजर्ड और ये स्ट्रक्चर हैजर्ड दोनों की समझ ना आई है तो पूछ सकता है उसके सोल्यूशन की। अगर आ गई है तो प्लीज एक्नॉलेजमेंट दे, और अगर नहीं आई तो क्वेश्चन पूछें। जी क्लास, 4-5 लोगों का रिप्लाई आता है, बाकी लोग कहाँ पर हैं? ओके जी, ये हमने पढ़ लिया। और फीड फॉरवर्ड नहीं कर सकते आप, और फीड फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड नहीं कर सकते। रिवर्स में आप फ्यूचर वर्क बैक में यूज करना, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके क्लास, अब आप ये देखें, ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है और ये सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है। इसका आर डी इसके आर एस के इक्वल है। तो आपने देखा कि एग्जीक्यूशन से आर एस में एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो दिस इज द लाइन ऑफ फॉरवर्डिंग। अब यहाँ पर देखें तो ये लोड वर्ड और सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है, तो इसका डेस्टिनेशन S0 है, इसका डेस्टिनेशन भी S0 है। तो आप क्लास देख सकते हैं। तो पहले तो हमने क्या किया, स्टॉल इंट्रोड्यूस करवाया। स्टॉल इंट्रोड्यूस करवाने के बाद नेक्स्ट साइकिल में हमने उसको फेच किया, फिर डी कोड, फिर एग्जीक्यूशन, और फिर ये देखें जी क्लास, ये सिंपल डाटा हैजर्ड है जी। सिंपल फॉरवर्डिंग के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं कि एक ऐसे डेस्टिनेशन जो डाटा है वो आर एस डाटा पे चला गया। ये आपके पास आई टाइप है, इसको छोड़ दें। अच्छा क्लास, अब मुझे ये आप बताएं कि जैसे कि आपके पास अब आप ये देखें, फॉर एग्जांपल ये वाली डायग्राम देखें, और इस डायग्राम में मुझे बताएं कि अगर पहले वाली इंस्ट्रक्शन फेच है, फिर ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन है, फेच डिकोड एग्जीक्यूशन मेमोरी राइट बैक होती है, तो हम क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन जब डी कोड हो रही होगी तो उस वक्त हम क्या करेंगे? जब ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन होगी और ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन फैच होने के बाद जब डी कोड होगी, तो उस वक्त क्या करेंगे हम ब्रांच इक्वल के केस में? जी नोमान रोक, बिल्कुल ठीक। जी बाकी लोग जी। यार क्लास, अगर आप गौर से लेक्चर सुन रहे हैं, आपको समझ भी आ रही है, तो ये क्वेश्चन तो मैं वही लेक्चर के पूछ रहा हूँ। जी फहद जमशेद, हमने ये बात कही थी कि ब्रांच इक्वल के केस के अंदर हमें थर्ड साइकिल में जाके पता चलता है ब्रांच इक्वल है या नहीं है।
तो हमारे पास 2 इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्स्ट्रा फैच हो चुकी होती है जिनको हमने नहीं करना, और अगर नहीं करना तो हमने नो ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करवाने, और अगर नो ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करवाने मींस हमने 2 स्टॉल लगाने। इसका मतलब है ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन जब इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग में है तब भी स्टॉल, जब वो एग्जीक्यूशन में है तब भी स्टॉल, एग्जीक्यूशन के बाद जाकर के फेच करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे पास मेथड है, ये हमारा जो है ना सारा प्रोसीजर है कि आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा। जैसे अगर ये ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन होती है, रेड कलर की इंस्ट्रक्शन नजर आ रही है ना i+3, इसके ऊपर अगर ये ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन होती है तो id के नीचे स्टार लिखा हुआ है, एग्जीक्यूशन के नीचे भी आप लोग क्या लिखते हैं, स्टॉल, और फिर आपके पास मेमोरी और ये के नीचे इंस्ट्रक्शन फैच हो रही होती, और राइट बैक में जाकर के इंस्ट्रक्शन डीकोड हो रही होती, तो 2 स्टॉल आ जाते हैं जी। क्लास अब हमने क्या सब सारा जो ना जी टॉपिक हमने हैजर्ड का डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये फॉरवर्डिंग कैसे होती है, स्टॉल कैसे आते हैं, इसकी तरफ जाएंगे। तो उस पे जाने से पहले मैं इसको समराइज कर दूं कि हैजर्ड बड़े स्ट्रक्चरल हैजर्ड, डाटा हैजर्ड और कंट्रोल हैजर्ड। स्ट्रक्चरल हैजर्ड हमने कहा सेम टाइम पे सेम हार्डवेयर का यूज करना, उसका सोल्यूशन देखा सिंपल स्टॉल। फिर हमने डाटा हैजर्ड देखे, डाटा हैजर्ड हमने 2 तरह के देखे, आर टाइप के साथ या आई टाइप के साथ। आई टाइप में लोड वर्ड का सिनेरियो देखा, हमने कहा कि अगर आर टाइप के साथ उसका हैजर्ड है तो सिंपल फॉरवर्डिंग हमारे पास सोल्यूशन है, लेकिन अगर आई टाइप आपके पास नॉर्मली ये लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है उसके साथ अगर डाटा हैजर्ड आ रहा है, डाटा डिपेंडेंसी आ रही है, तो आपके पास एक स्टॉल आएगा और एक स्टॉल के साथ आपके पास फॉरवर्डिंग होगी। तो ये सोल्यूशन है। फिर आपने देखा कंट्रोल हैजर्ड। कंट्रोल हैजर्ड बेसिकली क्या है कि आपके पास ब्रांच का जब केस आता है तो ब्रांच के केस में जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि ब्रांच इक्वल है या नहीं है, तब तक आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन को स्मूथ जो है इंस्ट्रक्शन जब तक आपके पास ब्रांच इक्वल केस में ये नहीं पता चल जाता कि दोनों आपके पास ब्रांचेस सेम है या नहीं है, तब तक आप लोग क्या करते हैं, ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन चलती रहती है और उस वक्त तक आप लोगों ने नेक्स्ट कोई इंस्ट्रक्शन फेच नहीं करनी होती। तो इसलिए आप लोग क्या करते हैं, ब्रांच इक्वल के केस के अंदर 2 स्टॉल डाल देते हैं। तो 2 स्टॉल इज अ सोल्यूशन ऑफ कंट्रोल हैजर्ड, 1 स्टॉल एंड एंड फॉरवर्डिंग is a solution of I type data hazard, or simple forwarding is a solution of R type data hazard, or simple one stall is a solution of a structural hazard। जी जी क्लास ऑल क्लियर? कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी।